Welcome students, this is Abhishek Tripathi. Welcome to the Tripathi tutorials. Students, in previous part we have studied about matter, is matter around us pure, and the several topics, but now in today's session we will discuss about solution, colloidal solution, suspension. Got it? Let's see what is solution. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूशन के बारे में। और प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स के बारे में डिस्कशन कर चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर उन्हें कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और जितने भी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं उनके बारे में स्टडी वहाँ पे कराया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। व्हाट इज़ अ सोल्यूशन? तो हम लोगों ने पढ़ा है सोल्यूशन के बारे में जनरली, कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोग जानते हैं जनरली, लेकिन हम उसको नए सिरे से जानते हैं कि देखिए मिक्सचर व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर विथ एनी फिजिकल मेथड इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर इज टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कंपोजिशन इज सेम इन होमोजीनियस एंड कंपोजिशन इज नॉट सेम इन हेट्रोजीनियस। कंपोजिशन यानी कि जो भी पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं या मिक्सड होते हैं, अगर वो एक तरह से एक पूरे पार्ट में सेम टाइप से अगर घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो हम होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस में एक जैसे नहीं होते। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। गॉट इट? तो होमोजीनियस का ही एक पार्ट है आपका सोल्यूशन और हेट्रोजीनियस के दो पार्ट होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूशन, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस, एग्जांपल्स वगैरह के बारे में भी देखा था। तो स्टार्ट करते हैं। ए सोल्यूशन इज नथिंग बट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन एक क्या है? एक तरह का यूनिफॉर्म मिक्सचर है। यूनिफॉर्म भी का मतलब भी होता है क्या? सेम। तो यूनिफॉर्म कहें या होमोजीनियस कहें, बोथ आर सेम। यानी कि एक ऐसा मिक्सचर है, सोल्यूशन एक मिक्सचर है, लेकिन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि जो भी डिजॉल्व पार्टिकल्स या मिक्सड हुए जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका कंपोजिशन सेम होता है, एक जैसे होते हैं। यानी कि सपोज दैट, एक हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आप एक शुगर सिरप बनाते हैं, शुगर और वाटर मिक्स्ड करते हैं। जब उसको आप कंप्लीटली डिज़ोल्व कर देते हैं तो आप उसमें फर्दर देखते हैं कि उसमें शुगर पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको शुगर पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़, उसमें टेस्ट की अगर कंपोजिशन, तो हम उसके पार्टिकल्स को देख नहीं पा रहे हैं नेकेड आई से, उसके लिए हमें यूज करना होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जनरल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसकी साइज़ जो होगी वो 1 नैनोमीटर होती है, 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। तो उस साइज़ के पार्टिकल्स को हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और जो माइक्रोस्कोप देख सकता है वो 10⁻⁶ मीटर तक ही देख सकता है। तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए जो कि उससे एडवांस होता है। ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स को तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसे पता कैसे करेंगे कि कंपोजिशन सेम है? तो हम उसे टेस्ट के हेल्प से समझ सकते हैं कि अगर आप शुगर सिरप है उसको टेस्ट करिए, तो चाहे ऊपर के पोर्शन को अगर कम्प्लीटली शुगर डिज़ोल्व हो गया तब की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ है। उसके ऊपर का पोर्शन अगर आप टेस्ट करिए तब भी वो उतना ही मीठा होगा जितना कि नीचे वाला पोर्शन उसका मीठा होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सोल्यूशन जो होता है वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसमें कंपोजिशन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। सोल्यूशन जो होते हैं उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इज इक्वल टू सोल्यूशन। ठीक है, तो अब सॉल्वेंट किसे कहते हैं और सल्यूट किसे कहते हैं? तो जो मेजर पोर्शन होता है, ठीक है, जो सोल्यूशन का मेजर पोर्शन होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो माइनर पोर्शन होता है उसे हम सल्यूट कहते हैं। या इनफैक्ट दूसरे लैंग्वेज में हम कहें तो जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट और जिसको डिज़ोल्व करते हैं वो सल्यूट। ठीक है, जैसे शुगर सिरप में अगर हम बात करें सॉल्वेंट एंड सल्यूट की, तो वहाँ पे वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट है, शुगर आपका
सल्यूट है, और जब दोनों आपस में मिक्सड हो जाते हैं और शुगर सिरप बना लेते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि और भी तरीके से कैसे सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। तो उसमें एक है आपका लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में घोल करके। इसके एग्जाम्पल हैं वाटर एंड इंक, वाटर और इंक को आपस में डिसॉल्व कर दीजिए। सॉलिड इनटू सॉलिड, एलॉय बनाए जाते हैं, एलॉय भी जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यानी सोल्यूशन होते हैं। ध्यान देना, सोल्यूशन का मतलब लिक्विड नहीं, ये आप ध्यान में रखेंगे कि सोल्यूशन वर्ड यूज किया गया तो आपके दिमाग में तुरंत लिक्विड आ जाता है कि लिक्विड में जब डिसॉल्व किया जाए, नहीं, ऐसा जरूरी, बस कंपोजिशन सेम होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर। गैस इंटू गैस, तो एयर जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, यानी वो भी सोल्यूशन है। सॉलिड इंटू लिक्विड, शुगर एंड वाटर आप जानते ही हो। सॉलिड इंटू गैसेज, हाइड्रोजन एंड मेटल्स। ठीक है, लिक्विड इंटू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सारे जो हैं ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर हैं, इसी से इन्हें हम सोल्यूशन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि सोल्यूशन जो है जरूरी नहीं कि हमेशा सॉलिड को लिक्विड में ही डिसॉल्व किया जाए, अनदर फॉर्म में भी सोल्यूशंस पाए जाते हैं। ओके, जैसे एक यहाँ पे एलॉय क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। तो एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल एंड मेटल्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें 2 और मोर मेटल्स कंबाइंड मिक्स्ड होते हैं, सॉरी कंबाइंड नहीं, ध्यान रखेंगे, कंबाइंड तो केमिकल फॉर्मेट में चला जाएगा, मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, या फिर नॉन मेटल और मेटल आपस में मिक्स्ड होते हैं, नॉन मेटल नहीं मिक्स्ड होते हैं, ध्यान रखना है। मेटल मेटल आपस में मिक्स्ड हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल आपस में मिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दो नॉन मेटल्स आपस में इस तरह से मिक्स्ड होकर के एलॉय का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। यानी एलॉय बनाने के लिए एटलीस्ट एक हमें मेटल होना ही चाहिए। एग्जाम्पल है जैसे ब्रास है, कापर विथ अप टू 50% जिंक। ठीक है, तो वहाँ पे कापर और जिंक का जो मिक्सचर है 50% के रेशियो में, वो ब्रास कहलाता है। ब्रास एक तरह का मेटल नहीं है, वो एलॉय है। उसी तरीके से आपका है ब्रॉन्ज, कॉपर विथ अप टू 12% जिंक। ठीक है, तो इसमें ब्रॉन्ज जो आप सुनते होंगे, ब्रॉन्ज मेडल जो कि ओलंपिक्स वगैरह या गेम्स वगैरह में सिल्वर गोल्ड और ब्रॉन्ज दिया जाता है, तो जो ब्रॉन्ज होता है वो किसका बना है, कॉपर 88% और 12% उसमें टीन होता है। ठीक है, और ब्रॉन्ज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एलॉय क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ब्रॉन्ज ही वो पहला एलॉय है जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया था। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन में क्या है कि सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, इट कैन नॉट बी सी द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसके हम पार्टिकल्स, सोल्यूशन के पार्टिकल्स को हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं बाय द नेकेड आई, क्योंकि इसकी साइज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से छोटी होती है। 1 नैनोमीटर हमने बताया 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सोल्यूशन। ठीक है, इसको टिंडल इफेक्ट में भी हम एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि पाथ ऑफ द लाइट जो होती है वो शो नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाता है। सोल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोलाइडल जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, और जो आपके सस्पेंशन होते हैं वो ओपेक होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट थ्रू देम एज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इसको मिस्टर टिंडल ने बताया था। ठीक है, वी कांट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी इसे हम छान करके सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि हम छान दे फिल्टर पेपर से और शुगर अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अब बात करेंगे स्टेबल सोल्यूशन की। सोल्यूशन कई टाइप्स के होते हैं, उनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहले अब हम देखते हैं स्टेबल सोल्यूशन। स्टेबल सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन in whose particles do not settle down if we leave the solution undisturbed for some time. This is because the particles of a stable solution are homogeneously spread. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे कि स्टेबल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिससे कि अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं और सोल्यूशन को कुछ घंटों के लिए अगर हम अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देते हैं, यानी कि सपोज दैट आपने जब शरबत बनाया, शुगर सिरप बनाया, तो उसको कुछ घंटे के लिए आप ऐसे ही उसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख दीजिए, यानी उसको हिलाइए डुलाइए मत। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं होगा कि उसके शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो सारे जो हैं बॉटम पर जा कर के डिपॉजिट हो जाएंगे।
अगर ऐसा हो जाता है तो स्टेबल सोल्यूशन नहीं है, बट ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा नहीं होता है। ये जनरली कोलाइडल और सस्पेंशन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। आप जैसे अगर सैंड एंड वाटर का मिक्सचर देखेंगे, सैंड और वाटर को मिक्स्ड कर दीजिए और थोड़ी देर उसको रेस्ट पोजीशन में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जितना भी सैंड होगा वो सब उस कंटेनर के बॉटम पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये शो करता है कि वो क्या होते हैं, सोल्यूशन नहीं होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, तो उसमें हम पहले देखेंगे डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। ये आपको बहुत बार जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो आपको वहाँ पे लिखा रहता है, अलग अलग जगहों पे लिखा है डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है समझें। डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का, अगर हम उसको अपने लैंग्वेज में समझें तो हल्का, और कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है, अ सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के कंपेरिजन में अगर बहुत ही कम हैं तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे 1 ग्राम ऑफ साल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम सॉल्ट आप 500 आधा लीटर वाटर में अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ही कम है, तो उसका अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट है या नहीं है। वहीं जब उसमें हम 50 ग्राम सॉल्ट डाल दें तो वो देखेंगे ओ बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर हो गया, इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो यानी सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के कंपेरिजन में अगर बहुत ही कम होती है तो उसको हम कहते हैं क्या, डाइल्यूट। आगे कहता है कि if we keep on adding the solute in a solution, there comes a point when no more solute dissolves in the solution. This is called saturation point of a solution. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से समझेंगे। अब कहता है कि अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन है हमारे पास और उसमें कंटिन्यूसली हम सोल्यूट पार्टिकल्स थोड़े थोड़े इंक्रीज करके मिलाते जा रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट होगा कि जब उसमें और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स घोले नहीं जा सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। उसी पॉइंट को हम कहेंगे क्या, सेचुरेशन पॉइंट, और उस सोल्यूशन को हम कहेंगे सेचुरेटेड सोल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो आप बताएंगे सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिसॉल्व, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। यानी एक ऐसा सर्टेन टाइम जब और अधिक सोल्यूट पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व नहीं किए जा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जब और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल नहीं डिसॉल्व हो सकते हैं यानी उसमें घुलना बंद हो जाते हैं, तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेचुरेटेड पॉइंट या फिर सेचुरेटेड सोल्यूशन। अनसेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड का उल्टा अनसेचुरेटेड, यानी कि सेचुरेटेड में क्या हमने बताया कि वहाँ पे डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो अनसेचुरेटेड में जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है। अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज इट हैज नॉट अचीव्ड इट्स सेचुरेशन लेवल एट इज कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन कैन बी एज एन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि जब तक कि हम डाइल्यूट सोल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जब तक कि वो सेचुरेटेड स्टेट में नहीं आता है तब तक उस सोल्यूशन को आप कहेंगे क्या, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे ही उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा उसको कहेंगे सेचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड हमने बताया क्या, गाढ़ा। अ सोल्यूशन विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट होगा वहाँ, सॉल्वेंट नहीं होगा। A solution with a large amount of solute, सॉरी यहाँ पे सॉल्वेंट गलती से लिख दिया गया है, इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो जो सोल्यूट की क्वांटिटी अधिक होती है तो उसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। यानी कि जैसे सपोज दैट आपने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें 1 टीस्पून शुगर डाल दिया तो वो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा, लेकिन उसमें आपने 10 स्पून शुगर डाल दिया तो वो आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। गॉट इट। सेचुरेटेड आप पढ़ ही चुके हैं। अब देखेंगे सुपर सेचुरेटेड। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सुपर सेचुरेटेड क्या होता है। सेचुरेटेड से भी ऊपर कुछ होता है सुपर सेचुरेटेड। अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर देन
इज नीडेड टू फॉर्म अ सेचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि जब आपका सोल्यूशन जो है वो सेचुरेटेड स्टेट में जा चुका है, अब फर्दर आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, उसमें और अधिक हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं लिक्विड में तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिसके कारण उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जब फोर्स कम होगा तो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्रिएट होगा, और जब ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगा तो उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स घोले जा सकते हैं। तो जितना आप गर्म करेंगे उसमें स्पेस उतना बनता जाता है और उसमें उतने ही ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स घोले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते होंगे कि जो सीरा बनाया जाता है, बहुत सारे स्वीट्स होते हैं उनके लिए सीरा हम लोग बनाते हैं, तो वो सीरा बनाया जाता है वो एक सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है, क्योंकि आप उसको देखते होंगे कि हीट करके ही बनाया जाता है। जितना अमाउंट ऑफ शुगर उसमें डिज़ोल्व करना होता है वो नॉर्मली नहीं हो सकता, इस वजह से उसे सीरा बनाते समय उसको हीट करते रहते हैं और उसमें मोर अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व करते रहते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज यानी शुगर जो है 25 डिग्री सेल्सियस इज 91 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम 91 ग्राम घोल सकते हैं 100 ml ऑफ वाटर में। द सॉल्युबिलिटी एट 50 डिग्री सेल्सियस इज 244 ग्राम 100 ml ऑफ वाटर। तो आप देख रहे हैं कि वहीं टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो 244 ग्राम हम 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स सी कंसंट्रेशन। अब इस पे आपके न्यूमेरिकल्स एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, वो भी पूछे जाते हैं, तो इनके लिए हमने यहाँ पे दो फार्मूला भी आपको बता दिए, इसी से आपके हो जाने हैं। क्या है? कंसंट्रेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस और कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन टू आइदर सॉल्वेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन एक तरह से देखिए क्या है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है वही उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें दो तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एक तो मास और एक वॉल्यूम के फॉर्म में। तो परसेंटेज बाई मास अगर हमें निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आप जानते ही हैं परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही होता है। और दूसरा वही है आपका परसेंट बाई वॉल्यूम, तो सेम थिंग है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी अगर सॉलिड स्टेट में है तो मास वाला यूज कर लेंगे, अगर लिक्विड स्टेट में है तो वॉल्यूम वाला इंक्रीज यूज कर लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, द सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू नेकेड आइज। यानी इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते, जिससे कि उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जबकि हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो साइज होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है और इसकी जो साइज होती है वो लेस देन 10⁻⁻7 मीटर होती है। ठीक है, और जो आपके कोलाइडल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो 10⁻⁹ टू 10⁻6 मीटर तक होते हैं। यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की साइज जो होती है कोलाइडल की होती है, और सस्पेंशन की जो साइज होती है 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होती है। तो इसको हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और इसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हैं। ये लाइट जब इस पे पास कराई जाती है तो ये लाइट के पास को विजिबल कर देता है,
और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अगर इनको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखा जाएगा तो कुछ समय बाद ये सेटल डाउन होते हैं और जिसे हम फिल्ट्रेशन करके यानी फिल्टर पेपर से छान करके सेपरेट कर सकते हैं। गॉट इट। कोलाइड की बात करते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, किस तरह से मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है, इसके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, व्हाट आर कोलाइडल और कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल अभी हमने बताया जिनकी साइज जो हो, जिनके सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज ग्रेटर देन सोल्यूशन हो बट लेस देन सस्पेंशन हो। A colloidal solution or a colloidal is uniform solution of two or more substances. The particles are relatively very small that the solution appears as a homogeneous mixture but it is not, ठीक है। यानी ये ऑलमोस्ट होमोजीनियस है, होमोजीनियस जैसा दिखता है बट है एक्चुअल में नहीं, क्योंकि है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हमने बताया ही कि इसकी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज होती है वो ग्रेटर देन सोल्यूशन होती बट लेस देन सस्पेंशन होती है, यानी ये सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होते हैं। ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, इनके साइज की जो पार्टिकल्स की होती हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं टिंडल इफेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको स्टूडेंट्स फिर से कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलाइडल में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अब कोलाइडल के कुछ और भी चीज़ें देखिए तो कोलाइड्स आर स्टेबल इन नेचर, ये भी स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट इंटरप्टेड, ठीक है। तो ये भी कुछ सोल्यूशन के जैसे बिहेव करते हैं कि इनके भी पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। वी कांट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड से इनको भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हमें इसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करना होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। यहाँ पे आप एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल में आप देखिए तो सोल्यूशन जो है बिल्कुल लाइट जो है एकदम निकल जा रही है, वहाँ पे उसका पाथ भी विजिबल नहीं क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। कोलाइड में पाथ विजिबल हो जाता है और सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो रोक देते हैं, ठीक है। अब देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है, इसको मिस्टर टिंडल ने बताया था। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइड द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको मिस्टर टिंडल ने बताया था और ये हमारे डेली लाइफ में कई जगहों पे आप देखते होंगे। ये कोलाइडल साइज के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पाथ ऑफ द लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में कि विंडो से लाइट आ रही है तो उसका पाथ जो है वो विजिबल, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो उस पाथ जो होता है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। उन पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो कोलाइडल साइज होती है। ड्यू टू दिस वे इसको स्कैटर्ड करने में कैपेबल होते हैं और पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है। गॉट इट। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड देख लेते हैं। देखिए जिस तरह से सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी तरीके से यहाँ कोलाइड के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इन अ कोलाइड, ठीक है। और दूसरा है आपका द सब्सटेंस इन विच दीज सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपका मीडियम, यानी उस मीडियम में कोई चीज़ मिक्स्ड होता है। तो जो आपका सॉल्वेंट होता था सोल्यूशन के केस में वहीं यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम कहलाता है। जो सॉल्यूट होता था वो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है। यानी डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में हम लोग डिसॉल्व करते हैं। गॉट इट। बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम कोलाइड्स आर क्लासिफाइड है। तो कोलाइड को हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं। ये इसका लास्ट पोर्शन है, आप देखेंगे। तो अलग अलग हमने एग्जाम्पल ले लिया है कि किसको किस में मिक्स करके हम लोग
बना सकते हैं। यहाँ पे टोटल 8 टाइप्स के कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है आपका, तो आप देखते रहेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड सब्सटेंस, दोनों को गैस लिक्विड, गैस को सॉरी गैस में लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है, तो आपसे पूछा जाता है इस कोलाइड का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है एरोसॉल। एग्जाम्पल क्या है, फॉग है, स्प्रे है। फॉग सेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फॉग यानी कि जो आपका कोहरा होता है। सेकंड है गैस में लिक्विड, एरोसॉल, सॉरी वहाँ जो गैस में लिक्विड नहीं है वो सॉलिड है, इसको आप लोग चेंज कर लेंगे। गैस सेकंड जो है वो गैस सॉलिड होगा, ठीक है, उसको एरोसॉल ही कहेंगे। स्मोक है, एयरबॉर्न बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लिक्विड में गैस तो फोम होता है, इसे फोम कहते हैं इस कोलाइड को। और वाइप्ड क्रीम, जो सेविंग क्रीम होती है, सोप जो होता है, ये सब जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो इसको इमल्सन कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका मिल्क है। लिक्विड सॉलिड आपस में मिक्सड होते हैं तो सॉल बनाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका पेंट। सॉलिड गैस मिक्सड होते हैं तो सॉलिड फोम बनता है, ठीक है, जिसमें है आपका मार्शमैलो, स्टाइरोफोम, ये सारे एग्जाम्पल हैं। सॉलिड को लिक्विड में तो सॉलिड इमल्सन बनता है, तो बटर और चीज़। और सॉलिड सॉलिड मिलते हैं तो सॉलिड सॉल बनाते हैं, जैसे रूबी ग्लास। रूबी ग्लास यानी कि कुछ ये जेम्स स्टोन्स होते हैं जो कि रिंग्स वगैरह में पहने जाते हैं। रूबी होता है, नीलम होता है, पन्ना पुखराजी एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं सॉलिड टू सॉलिड होते हैं, और ये सब कोलाइडल ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन का आपको PDF नोट में भी मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।